नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या तेहरान ने एटम बम बना लिया है और क्या पूरी दुनिया एक ऐसे हालात और ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि परमाणु धमकियों तक पहुंच गई है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं तो दूसरी खबर यह भी है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को क्लोजिंग के लेवल तक पहुंचा दिया, यानी कि एटम बम के लेवल तक पहुंचा दिया है। वो बहुत करीब थे एटम बम बनाने के, ये बात अमेरिका बार बार कह रहा था। लेकिन अंदर की खबर मैं आपको बताऊं, अनुमान यह लगाया जा रहा है कि खामेनेई के मौत के बाद ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है। और यह बहुत बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब परमाणु बम हासिल कर चुका है और अगर हालात बिगड़े तो निशाना इजराइल हो सकते हैं, पाकिस्तान हो सकते हैं। चूंकि अमेरिका तक आईसीबीएम ईरान के पास अभी नहीं है, तो अमेरिका के जो अलाइज है, जो फ्रेंड्स हैं, वो चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो और भी कोई कंट्री हो, वो भी निशाने पर हो सकते हैं। और इन बढ़ते तनावों के बीच अमेरिका ने भी दुनिया को परमाणु गिरह धमकी दे दी है, खास करके ईरान को। अमेरिका ने इस जंगी माहौल के बीच कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण किया है। यह वही मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की कैपेबिलिटी रखती है और इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल में ऐसा परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है जिसकी ताकत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 20 गुने ज्यादा हो सकती है। यानी अगर यह मिसाइल युद्ध में इस्तेमाल होती है या फिर आईसीबीएम अमेरिका ईरान की तरफ फायर करता है तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब दुनिया पहले से ही परमाणु तनाव के दौर से गुजर रही है, ऐसे में ये दो बड़ी घटनाएं वैश्विक चिंता पैदा कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान सच में परमाणु हथियार के करीब पहुंच चुका है तो क्या अमेरिका और इजराइल इसके बाद भी चुप बैठेंगे, और क्या उससे भी बड़ा सवाल ईरान चुप बैठेगा? और अगर ये चुप नहीं बैठे तो फिर इस परमाणु वॉर के नतीजे क्या होंगे? कुछ जानकारी बताते हैं कि खामेनेई ने पहले यह कह दिया था कि अगर उन्हें और उनके परिवार को, उनकी टीम को कुछ होता है तो बिना देर किए तेहरान परमाणु बम बना ले, क्योंकि फिर वहां से कोई यू टर्न नहीं रहेगा। और आज की तारीख में वो बात सच होती दिख रही है। तो तेहरान ने परमाणु परीक्षण किया है क्या? इस बात को लेकर क्या दावे, क्या फैक्ट्स हैं? और अमेरिका के मिनटमैन 3 आईसीबीएम के टेस्टिंग के क्या मायने हैं? और परमाणु वॉर को लेकर क्या स्पेकुलेशंस हैं और क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? डिटेल बताएंगे। मिडिल ईस्ट की लड़ाई मिसाइल, ड्रोन के हथियारों से आगे बढ़ चुकी है। अब यह लड़ाई परमाणु हथियारों की ओर जाती नजर आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान भी परमाणु हथियार तैयार कर चुका है और वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं। उसके सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं, बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं बचा है। और इस खबर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू का दिल दहल रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप इससे डरे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका हमला करके फंसा नजर आ रहा है। इजराइल और सऊदी अरब के दबाव में आकर अमेरिका ने हमला तो कर दिया, लेकिन अब उसे यह हमला भारी लग रहा है। अमेरिका इस हमले पर पछता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में भी घिरे हुए हैं और ट्रंप इस प्रेशर को कितना कैरी कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी के सिचुएशन में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो जाएं किधर, आगे कुआं और पीछे खाई है। वो अमेरिकियों की सुने या फिर इजरायली पीएम नेतन्याहू की सुने? अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला तो किया। हमले में खामेनेई को मार भी दिया गया। खामेनेई जब तक जिंदा थे तब तक बातचीत की उम्मीद थी, लेकिन अब बातचीत की उम्मीद भी लगभग खत्म हो चुकी है। आईआरजीसी ने क्लियर कर दिया अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। आईआरजीसी ने कहा कि हम बातचीत के टेबल पर थे, हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन तभी अमेरिका ने धोखे से हमारी पीठ पर हमला किया। इसलिए अमेरिका से बातचीत का कोई सवाल नहीं उठता है।
तो सबसे बड़ा सवाल यह कि जब बातचीत नहीं होगी तो जंग खत्म कैसे होगी? लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आईआरजीसी अटैक कर रहा है। ईरान मिसाइलें दाग रहा है, दबाव बना रहा है। ईरानी मिसाइलों की जद में अमेरिकी सहयोगी देश भी आ रहे हैं, चाहे वो इजराइल हो, यूएई हो, सऊदी हो या फिर पाकिस्तान ही क्यों ना हो। सब पर ईरान आग की तरह बरस रहा है, पहाड़ बन के टूट पड़ा है। चलिए जानते हैं किस देश के पास कितने खतरनाक मिसाइल हैं आज की तारीख में। अव्वल तो ईरान के पास तकरीबन 3200 मिसाइलों का जखीरा है, रूस के पास 2000 मिसाइल हैं, चीन के पास 1300 मिसाइलों का जखीरा है, यूएसए के पास 1000, उत्तर कोरिया के पास 180, पाकिस्तान के पास 150, इजराइल के पास 300 और यूके के पास 200। लेकिन यह भी जान लीजिए कि ईरान ने मिसाइलों से कहां कहां अटैक किया है अभी तक। ईरान ने इजराइल, दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, ओमान, टर्की। खबरों के मुताबिक ईरानी ड्रोन से भी हमले कर रहे हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इस जंग की शुरुआत में वो हमलों की रफ्तार बहुत तेज कर चुके हैं। दोनों तरफ से जितनी तेजी से हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उतनी तेजी से उनका उत्पादन भी नहीं हो रहा। तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज का अनुमान है कि अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 से ज्यादा हमले कर चुके हैं, जिनमें कई तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। ईरान अब तक 571 मिसाइलें और 1391 ड्रोन दाग चुका है। ईरान के पास कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें 2000 से ज्यादा हैं। लेकिन कोई भी देश अपने पास मौजूदा हथियारों की सही संख्या सार्वजनिक नहीं करता, जिससे कि दुश्मन को अंधेरे में रखा जा सके, छला जा सके। ईरान के $20,000 वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका $40 लाख की मिसाइलों का उपयोग कर रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिकी मिसाइलों को ईरानी ड्रोन मात दे रहे हैं। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा कर दिया है कि अगर ईरानी ड्रोन से बचना है तो यूक्रेन इसके लिए सहायता देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करना होगा। यानी इस बहती गंगा में जेलेंस्की भी हाथ धोना चाहते हैं, क्योंकि ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल रूस भी यूक्रेन के खिलाफ करता है और यूक्रेन ने तो कई इलाकों में नेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। खैर, वापस लौटते हैं। ट्रंप प्रशासन और पेंटागन यूक्रेन से जेट खरीदेंगे, यूक्रेन से इंटरसेप्टर जेट पेंटागन खरीदेगा, जिससे कि वो ईरानी ड्रोन के हमलों को रोके। अब एक बात समझिए कि अमेरिका और ट्रंप प्रशासन जो रूस यूक्रेन की मदद कर रहा था, वो यूक्रेन को बहुत सारी मिसाइलें बेच रहा था। अब रूस यूक्रेन युद्ध को महज एक दिन में खत्म करने का दावा भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन कह रहा है कि हम ये जंग रुकवा सकते हैं या हम बचा सकते हैं, पहले यूक्रेन खुद को तो बचा ले। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने हाल ही में परमाणु परीक्षण किया, इसके बाद अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल टेस्ट कर दिया। तो अमेरिका क्या परमाणु ट्रेलर दिखा रहा है? जेलेंस्की अलग माहौल बना रहे हैं, ईरान ने अलग मिडिल ईस्ट को धुआं धुआं किया हुआ है। तो आखिर ये परमाणु एंगल क्यों है? और क्या तेहरान के पास परमाणु बम तैयार हो गया है? चलिए अब इस थ्योरी को भी समझ लेते हैं। अमेरिका ने उधर डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक बताया जा रहा है। मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका की सबसे पुरानी आईसीबीएम है। सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी से तुरंत लॉन्च की क्षमता है, एक साथ कई टारगेट पर न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, 13,000 किलोमीटर से ज्यादा तक दूरी तक मारक क्षमता है। उधर खबर यह है कि तेहरान ने भी परमाणु बम बना लिए हैं और तेहरान में जो परमाणु केंद्र है वहां पर 3 मार्च को 4.4 रेक्टर स्केल पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो क्या तेहरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था? इधर अमेरिका की आर्मी में भी बगावत है। वहां के यूएस मरीन्स कह रहे हैं कि हम इजराइल का युद्ध क्यों लड़े। अमेरिका की एंट्री को लेकर बहुत बवाल है। एक मीटिंग में एक अधिकारी ने ट्रंप प्रशासन को गलत बताया, मरीन ने, यूएस मरीन ने, और कहा कि इजराइल की लड़ाई में अमेरिका बेवजह कूद रहा है, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को युद्ध में मरने के लिए भेज रहा है। लेकिन विरोध करने पर उस यूएस मरीन के साथ क्या हुआ, चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं। America does not want to fight this war for Israel. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability to name that shows your invention as leaders. Alex, this is
Wrong. And nobody wants to fight for Israel. यूएस मरीन्स ये कह रहे हैं कि इजराइल की लड़ाई में अमेरिका क्यों जा रहा है। वो अमेरिका की लड़ाई नहीं है, वो इजराइल की लड़ाई है। ईरान के साथ संघर्ष में ट्रंप प्रशासन के कूदने पर विरोध हो रहा है। इस बीच रूस की तरफ से बड़ा बयान आया है। रूस ने कहा है कि अभी तक ईरान ने सैन्य मदद नहीं मांगी है। अगर ईरान सैन्य मदद मांगता है तो रूस ईरान को हेल्प करेगा, क्योंकि रूस और ईरान एक करीबी दोस्त हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर की मेज सजाई जा रही है और क्या ये जंग परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? इसी खबर पर आज चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। विंग कमांडर आलोक सहाय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कर्नल जे सोडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह तिजावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार है। अरविंद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा यूके देवनाथ सर। अमेरिका कह रहा है कि हमने मिनटमैन 3 टेस्ट तो किया है, वो हमारा आईसीबीएम, हमने न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबिलिटी भी चेक की है, हमने चेक किया है कि सारे फंक्शन टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहा है कि दुनिया की ताजा घटनाक्रम से इसका कोई लेना देना नहीं है। या तो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बेवकूफ मानते हैं, या फिर उनको ऐसे टाइम में ये टेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। पहली बात। दूसरी बात, तेहरान के ईरान के अंदर 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप 3 मार्च को दर्ज किया गया, और वो बैक टू बैक 2 भूकंप के झटके आए थे, एक दिन पहले आया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खामेनेई के जाने के बाद, खामेनेई के ऑर्डर पर ही कि अगर मुझे कुछ होता है तो आप न्यूक्लियर टेस्ट कर लेना, न्यूक्लियर परीक्षण कर लेना। वो बात अभी तक बाहर नहीं आई है, तो शायद उन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। तो होने क्या वाला है यूके देवनाथ सर इस इलाके में? विवेक, देखो, मिनटमैन 3 जैसे आईसीबीएम का जो टेस्ट होता है वो 1 साल पहले, 6 महीने पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती है। तो ऐसा सोचना कि इस टेस्ट को अब कर लिया गया है, यानी पिछले 5 दिन पहले ही डिसीजन लिया गया है, उचित नहीं होगा। ऐसे भी जो मिनटमैन सीरीज के आईसीबीएम है, उनका जो टारगेटिंग पैटर्न है, ध्येय है, लक्ष्य है, वो है रूस और चीन। ईरान के ऊपर मिनटमैन 3 दागने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल मिलकर नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से आम क्रूज मिसाइल, आम फाइटर बॉम्बर से, या आम जो मिसाइलें हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उससे काफी मात्रा में जरूरत के मुताबिक 1000 या 2000 बॉम्ब्स, वो भी बड़े वाले 500 किलो के या 1000 किलो के गिरा सकता है। दूसरी बात, जो कहते हैं कि ईरान में भूकंप आया, विवेक, ईरान में जब भूकंप आया, दुनिया भर में अमेरिका ने, रूस ने और चीन ने सिस्मिक सेंसर्स लगाए हुए हैं, जो कि कहीं पर भी अगर भूकंप आए, धरती हिले, या एटॉमिक परीक्षण हो और धरती हिले, उसको मॉनिटर करते हैं। भारत ने भी लगाया हुआ है बॉर्डर के पास, और अमृतसर, जामनगर और दिल्ली में। तो चाहे पाकिस्तान में कोई भूकंप आए या एटम बम परीक्षण हो, या चीन में कोई भूकंप आए या एटम बम परीक्षण हो, भारत के जो हमारे IMED है, हमारे साइंटिस्ट उसको नोट करते हैं। अब क्या होता है, मैं वहां विजिट कर चुका हूं। जो भूकंप के झटके होते हैं, तो तरंगे जो पैदा होती हैं जमीन में, कंपन, या एटॉमिक एक्सप्लोजन करने में जमीन में जो कंपन पैदा होती है, उसके वेव होते हैं। इनको कहा जाता है S वेव, P वेव एंड S-Z वेव, यानी हॉरिजॉन्टल कंपन, लेफ्ट टू राइट कंपन, आमने आगे पीछे का कंपन, और जमीन में वर्टिकली अप एंड डाउन, यानी ऊपर गए और नीचे आए, वो वाला कंपन। तो जो भूकंप का कंपन होता है, उसका जो वेव पैटर्न होता है, एकदम से अलग होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वेव पैटर्न से। तो दुनिया भर के जितने सिस्मोलॉजिस्ट हैं, यानी भूकंप शास्त्री, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि ईरान में जो ये भूकंप आया था 3 तारीख को, वो प्राकृतिक भूकंप के झटके हैं। एक और चीज बनाना चाहता हूं, एक शब्द सेंटेंस में जी। दुनिया भर में अमेरिका ने और रूस ने, भारत ने भी
इस तरह के सेंसर्स लगाए हैं जो कि अगर कहीं पे एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है तो उसकी जो विकिरण है, रेडिएशन है, उसको नाप लेते हैं। दूसरी चीज यह है कि अगर डस्ट है, न्यूक्लियर डस्ट हवा में उछलती है हमेशा। हमने जो 1974 का परीक्षण किया था, हमने जो 1999 का परीक्षण किया था, न्यूक्लियर डस्ट जो है वो हवा में 30-40 हजार 60 हजार फीट तक जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर तक जाती है। और उसको दुनिया भर के जो सैटेलाइट है या खोजी टोही विमान है वो भांप लेते हैं। तो ईरान से 3 तारीख को जो भूकंप आया था, उसका न्यूक्लियर टेस्ट होने का ना तो रेडिएशन का हाँ, कोई इंडिकेशन आया है, ना ही कोई न्यूक्लियर डस्ट का इंडिकेशन आया है। जी विवेक। मतलब आप इस थ्योरी पे अभी नहीं जाना चाह रहे कि ऐसा कुछ हुआ है। विंग कमांडर आलोक जी का रिएक्शन चाहूंगा सर। विंग कमांडर सर। देखिए, अर्थक्वेक अगर होता है तो एक बेसिक प्रिंसिपल जो मैं जानता हूं कि उसके बहुत ही माइनर भी हो या ज्यादा हो, आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, शॉक वेव्स आते हैं थोड़े से, चाहे थोड़ा है या ज्यादा है। हम्म। जो इसमें नहीं आया था, अगर ये नेचुरल अर्थक्वेक था तो इसका कोई भी शॉक वेव बाद में नहीं आया था, नंबर एक। नंबर दो, ये जो अर्थक्वेक था ये उस क्षेत्र में जो बम्बार्डमेंट हुई है ईरान और इजराइल और अमेरिका के द्वारा उनके न्यूक्लियर साइट्स के आसपास, उसके टाइमलाइन से मैच खाता है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि ईरान, अगर ये नेचुरल अर्थक्वेक नहीं था तो ऐसी संभावना इजराइल और अमेरिका जता रहे हैं कि डेस्परेशन में ईरान जो है वो भले ही न्यूक्लियर संवर्धन एटॉमिक बम के लायक नहीं हो पाया हो, लेकिन उससे कम संवर्धन होने के बाद भी डर्टी बम बनाया जा सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल बम में यूरेनियम, कम संवर्धित यूरेनियम को मिक्स करके लॉन्च कर दिया जाता है, जिसमें एटॉमिक एक्सप्लोजन तो नहीं होता है लेकिन रेडिएशन का इफेक्ट वही रहता है। ये एक बहुत ही खतरनाक बात है और इसीलिए आप देखिएगा कि मैं इसको मात्र संयोग नहीं मानता हूं कि हाँ। ईरान में ये भूकंप आए और उसी दिन अमेरिका ने भी मिनटमैन 3 का ट्रायल लिया। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये महज संयोग नहीं हो सकता है और ये बड़ी खतरनाक चीज है अगर दोनों में से कोई देश इस विकल्प की ओर देख रहे हैं तो। जी आशीष। नहीं, लेकिन अब सबसे आपने बहुत वो प्रिसाइज आपने पॉइंट चुना है, मैं आपकी बातों से भी सहमत हूं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर डर्टी बम ही है और बाय चांस उसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में ही कर दिया ईरान ने, तो फिर उसके बाद की तस्वीर क्या होगी? क्या इस बारे में, और खामनेई के मौत के बाद इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा है। सोडी सर का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। सोडी सर। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 11 फरवरी 1979 को जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, उस दिन से ईरान को पता था एक दिन आएगा जब अमेरिका और इजराइल उस पर इस तरह से युद्ध करेंगे। और इसके बजाय कि इतने आर्थिक प्रतिबंध लगे ईरान पे, तब भी उसने एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन मैकेनिज्म इसने इन 47 सालों में तैयार किया। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 28 फरवरी को इस साल, जब सुबह 9:40 ईरान टाइम पे ईरान की टॉप लीडरशिप को अमेरिका और इजराइल ने खत्म कर दिया। 1 घंटे के अंदर ईरान ने पलटवार हमले करने शुरू कर दिए जो आज तक थम नहीं रहे हैं। जहां तक बात है इजराइल की और अमेरिका की, इनको लगा था कि इनके दो जो सैनिक लक्ष्य थे, एक था टॉप लीडरशिप को मारना और दूसरा था रेजिम चेंज करना। इनको लगा कि जब हम इनकी टॉप लीडरशिप को मार देंगे तो ईरान के नागरिक सड़कों पे आएंगे, ईरान अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़े होंगे और रातों रात वहां रेजिम बदल जाएगी। लेकिन अमेरिका और इजराइल भूल गए कि बेशक ईरान आर्थिक और सैनिक तौर पे मजबूत ना हो अमेरिका और इजराइल के बनस्पत, लेकिन ये 5000 साल पुरानी राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है
और यही राष्ट्रवाद अब सारे ईरानियों को इनके खिलाफ खड़ा कर रहा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।